हेलो दोस्तों, एक नई डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस है ये है ब्रांच अकाउंटिंग और दूसरा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं टोटल 7 से लेके 8 पॉइंट या हो सके तो उससे ज़्यादा करवा दूंगा। ठीक है, तो 7 से 8 पॉइंट मेरे दिमाग में है जो मैं करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि मुझे इतना करवाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस काफ़ी प्यारा सा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो बेसिस में लिया है यहाँ पे वो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, जो कि आपको जनरली जगह जगह मिल जाएगा यही आपको। ठीक है ना, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। पहला डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर क्या है और ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर क्या है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, तो द डिपार्टमेंट्स आर नॉट, देखो डिपार्टमेंट्स आर नॉट जोग्राफिकली सेपरेटेड। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो अलग अलग जगह नहीं होते हैं, यानी लोकेशन वाइज वो अलग अलग लोग, एक दिल्ली में एक मुंबई में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ज्योग्राफिकली वो क्या है, अलग अलग सेपरेटेड नहीं होते। पहला पॉइंट समझ में आ गया। आगे, ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस। यहाँ पे जो मेंटेन करेगा वो हेड ऑफिस करेगा, यानी एक बंदा। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस इटसेल्फ। बड़ा सिंपल सा था, समझ में आ गया कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ज्योग्राफिकली सेपरेट नहीं होते, अलग अलग जगह पे नहीं होंगे। पहली पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2, इसलिए जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। नंबर 3, इसके लिए जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट होगा या डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, जो भी हमारे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो कौन प्रिपेयर करेगा? हेड ऑफिस करेगा इटसेल्फ। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में क्या लिखा है इसके रिगार्डिंग। तो उसने बोला कि ब्रांचेस कैन बी कैटेगराइज्ड बिटवीन, ब्रांचेस को आप तोड़ सकते हो दो पार्ट्स में, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऐसी ब्रांच जो डिपेंडेंट है, आपके हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, जो मेन होता है एचओ, और दूसरा हो गया नॉन इंडिपेंडेंट ब्रांच जो कि अलग है, सेपरेट एक तरीके से। क्लियर हो गया? आगे, ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, पहले बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच की। तो उसकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस। भाई जो खुद देखो, अब जो डिपेंड है हेड ऑफिस के ऊपर, तो उसका अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस तो करेगा। क्लियर हो गया? एक्सेप्ट किसको छोड़ के? बट कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, यानी कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट ब्रांच को खुद बनाना होता है, तो वो खुद ही बनाएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसके सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, सिर्फ 2 अकाउंट को छोड़ के, कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, कि उसके कितने कस्टमर है क्या होते हैं। अब देखो, मान लो मेरी एक ब्रांच, मान लो कोलकाता में, तो कोलकाता में जो मेरी ब्रांच है वही तो वहां के कस्टमर को मेंटेन करूंगा, मैं थोड़ी ना करूंगा कस्टमर का अकाउंट मेंटेन, तो वो कर रहे हैं वहां पे। तो कस्टमर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, ये वही मेंटेन करेंगे। बट जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है, जो अपने आप में खुद से सब कुछ कर सकती है। तो उसने मेंटेन फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो खुद ही सारा अपना सिस्टम अलग अलग मेंटेन कर लेती है और प्रिपेयर करती है देयर ओन, यानी खुद का क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखो, इतने बार रिपीट कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अभी के भी समझ में आ जाना चाहिए बोल क्या रहे। काफी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस बनता है। ठीक है, और उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, खासकर जो सेमेस्टर 1 के बीकॉम के, जो सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें ब्रांच अकाउंटिंग या अदर कोई भी कोर्सेज में, तो वहां पे ये पूछा जाता है। तो डिपार्टमेंट क्या हो गया? जो ज्योग्राफिकली सेपरेटेड नहीं होते हैं, और ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है मेंटेन बाय द हेड ऑफिस, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा, चाहे कोई भी हो। बट यहाँ पे हमने कहा जो ब्रांच होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ, जो डिपेंडेंट ब्रांच के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो हेड ऑफिस बनाएगा, सिर्फ 2 चीज को छोड़ के, कैश और कस्टमर अकाउंट को। बट जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है वो अपना खुद का सिस्टम अकाउंटिंग उनका अलग चलता है, और वो अपना खुद का ओन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। पहले पॉइंट में टाइम लगाया क्योंकि वो मेन पॉइंट था, बाकी तो फटाफट हो जाने हैं। ठीक है ना, अगला चलते हैं। मॉनिटर की बात करें तो उसने बोला डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हेल्प्स टू मॉनिटर क्या चीज? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है अगर आप ये बनाते हो तो इससे आप आसानी से जांच कर सकते हो, देख सकते हो कि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसकी, ईच डिपार्टमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ब्रांच अकाउंट हेल्प्स टू मॉनिटर, ब्रांच अकाउंट आपकी हेल्प करता है जांच करने में, मॉनिटर करने में, ठीक है, देखने में, परखने में, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ईच लोकेशन। तो ईच लोकेशन का मतलब कि हर लोकेशन में जो मेरी ब्रांचेस है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो वो देखने में मदद करता है हमारे अकाउंट्स। ठीक है, इसलिए अकाउंट्स तो मेंटेन किया जाता है ना। चलो, एक्सपेंशन, या मैंने यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, तो दोनों पॉइंट है, एक्सपेंशन
ऑब्लिक रीस्ट्रक्चरिंग। तो उसने बोला डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कैन हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ब्रांच अकाउंट भी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अब किस टाइप की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो देखते हैं। इसने बोला फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, क्या दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग करना, उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना है या फिर चेंज करना है द फोकस ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। देखो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से क्या पता चलेगा, अगर कोई डिपार्टमेंट ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके ऊपर फोकस किया जाए, पहला पॉइंट, ठीक है। या कुछ जो उसके स्ट्रक्चर में जो दिक्कत है ना उसको क्या सही किया जाए, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये हेल्प करता है अकाउंट्स की, या कहीं ना कहीं दिक्कत है उस दिक्कत को सही करे। और यहाँ पे क्या है, अगर इसमें ये आता है हेल्प करता है फॉर एक्सपेंशन, लिखा ना, ब्रांच अकाउंट्स कैन हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर एक्सपेंशन, यानी विस्तार करना है, बढ़ाना है बिजनेस, इसके लिए। या फिर क्लोजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन, या फिर कोई ब्रांच ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही या वहां से इसे काम नहीं चल रहा तो उसे बंदी कर दो, भाई फालतू का खर्चा क्यों उठाए। तो इससे पता चलता है कि मुझे आगे और बढ़ाना है या क्लोज करना है, इसमें उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है, या फोकस मेंटेन करना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, इससे पता चलता है। तो 3 पॉइंट मैंने करा दिया, अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, अगला हमारा है नीड फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एलोकेशन मतलब होता है बांटना, यानी किस तरह से आप एक्सपेंडिचर को एलोकेट करोगे, यानी बांटोगे, समझ में आ गया। जैसे मान लो बिजली का बिल आया, मान के चलो 15,000 रुपए, और आपके पास 4 डिपार्टमेंट है, तो किस बेसिस पर कैसे उनको हर डिपार्टमेंट ने बिजली यूज की होगी, तो हर डिपार्टमेंट बांटना भी तो पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ना 15,000 का बिल, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो उसने बोला नीड फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसने बोला एक्सपेंडिचर विच आर कॉमनली इनकर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड, यानी जो कॉमनली इनकर्ड कर रहे हो, जैसे बिल पूरे का एक आ गया तो अब उसको बांटना तो पड़ेगा, तो उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा ऑन सम सुटेबल बेसिस। अब वो बेसिस क्या है, वो क्वेश्चन बता देता है, समझ में आ गया ना, किस बेसिस बांटना, सेल के बेसिस पे बांटना है, कंज्यूम्ड के बेसिस पे बांटना है, या कौन सा रेशियो, वो क्वेश्चन खुद बता देगा, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आपको बांटना होता है, समझ में आ गया। और जहां जहां ना बताया वहां हम कुछ अजम्पशन या कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पता होता है कि हमें कैसा एक्सपेंस को एलोकेट करना, कौन सा एक्सपेंस जो कॉमनली आपने क्या करा, इनकर्ड किया हो। यानी अगर मान के चलो 3 डिपार्टमेंट है ABC, अगर ए कह रहा है कि मैंने इसमें 14,000 का एक्सपेंस लिया है तो वो ए में ही जाएगा। बट अगर हम बोलेंगे तीनों डिपार्टमेंट मिलकर 14,000 किया तो भाई तीनों डिपार्टमेंट फिर बटेगा वो, समझ में आ गया। तो उसने बोला कोई भी एक्सपेंस या वो एक्सपेंस आ रहे हैं जो कि कॉमनली इनकर्ड होते हैं, उनको एलोकेट करना पड़ता है सम सुटेबल बेसिस पे। फिर यहाँ पे नो नीड फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर को यहाँ पे एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है भाई, क्योंकि इसने बोला एज ब्रांचेस आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि जो ब्रांचेस है ना वो अलग अलग, कोई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस टाइप से ब्रांचेस आपकी क्या होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। एंड एक्सपेंडिचर आर ऑब्वियसली सेपरेटली इनकर्ड, और जो एक्सपेंसेस होंगे यार हर डिपार्टमेंट के अलग ही होंगे। अब एक जैसे क्यों, डिपार्टमेंट तो वन रूफ हो गया, एक छत के नीचे है तो कॉमनली हो सकते हैं, इसमें तो हर किसी का अलग अलग है ना। अब अलग अलग एक्सपेंडिचर है तो इसमें कोई एलोकेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता, समझ में आ गया। अगला प्रॉब्लम इन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, ध्यान रखना 3 पॉइंट और हो गए, नहीं 6 पॉइंट हो जाएंगे, 1-2 पॉइंट मैं और लिख दूंगा, कंप्लीट पैकेज हमारा हो जाएगा, क्लियर है। तो प्रॉब्लम इन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, तो फाइनलाइजेशन करने में जब अकाउंट को फाइनल कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे प्रॉब्लम कहां आती है। तो उसने बोला इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रॉब्लम जो होती है ना फाइनलाइजिंग की, वो नॉट अकर्ड, वो नहीं आती है एज देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉरेन करेंसी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो फॉरेन ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट, ना ही फॉरेन करेंसी वाला कोई कॉन्सेप्ट है। तो वो जो वेरिएशन आएगी ना, जो चेंजेस, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे वेरिएशन कैसे, आपको मान लो कोई दूसरी, ठीक है, बाहर फॉरेन ब्रांच है, तो भाई वहां से जो कमा के लाएगा वो जो वहां की जो अकाउंटिंग जो इंडियन रुपीज में करोगे तो भाई कन्वर्ट तो करोगे ना। तो ये जो कन्वर्जन वाला ड्रामा है, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होगा, समझ में आ गया। बट एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट एट द हेड ऑफिस, द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ब्रांच, भाई फॉरेन ब्रांच की फिगर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का, ठीक है, माइट पोज सम प्रॉब्लम्स, यानी ये आ सकती है, ठीक है, क्या लिखा, माइट पोज सम प्रॉब्लम, यानी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है अगर फॉरेन ब्रांच है आपकी, तो भाई कन्वर्जन की प्रॉब्लम, इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है और वो दिक्कत करती है। क्लियर हो गया। आगे एक्सपेंसिव की बात करें तो दीज आर कंपैरेटिवली, ये कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है कि इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो है ना लेस कॉस्टली है,
ब्रांच अकाउंटिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये क्या है आपका लेस कॉस्टली है, क्योंकि एज स्मॉल टीम ऑफ अकाउंटेंट, यानी स्मॉल टीम ऑफ जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, है ना, आपका डेटा बनाते हैं जो भी है, ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं, कैन बी अपॉइंटेड टू मेंटेन द अकाउंट्स। तो उसमें स्मॉल टीम से काम चल जाएगा, एक ही छत के नीचे सब, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे जो है ना ये आर कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे बिग टीम ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, चाहिए होती है टू मेंटेन, ठीक है, अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच। अब हर ब्रांच के लिए अलग अलग अकाउंट्स, वहां पे अलग अकाउंटेंट बैठा होगा, वहां अलग, यहाँ अलग, हेड ऑफिस में अलग, तो भाई दिक्कत तो आएगी ना, यहाँ तो ज्यादा चाहिए, तो कॉस्टली ज्यादा ही है, ये कॉस्टली थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट आपके कवर हो गए, फटाफट से नोट डाउन करो, थोड़े और बढ़ाते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है, 4 पॉइंट मैंने और लिखे। रिकंसिलेशन की बात करें, रिकंसिलेशन मतलब होता है कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, कैश बुक आपने पढ़ा था, और जो बीआरएस वाला चैप्टर आपने पढ़ा, तो बीआरएस में क्या होता था, बीआरएस की अगर हम बात करें तो उसमें रिकंसाइल किया जाता था बैंक की जो बैंक का जो पासबुक होता था उससे कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ, यानी हमारा था ना, यानी पासबुक को आपकी जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता था उससे रिकंसाइल करते थे, फिर देखते थे कहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी आ रही है, यही होता था ना। तो ऐसे इसने बोला एज एक्सपेंडिचर आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एक्सपेंस को आप एलोकेट कैसे करते हो, ठीक है, किसी न किसी बेसिस पे करते हो, और जिस डिपार्टमेंट से जितना है उतना ही वहां डालते हो, यही करते हो ना। हैंस देयर इज नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट और रिकंसिलेशन। यहाँ पे एडजस्टमेंट और रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती पहले में, समझ में आ गया। यहाँ पे एक ही जगह एक ही छत के नीचे हो रहा है सारा काम, एक्सपेंस भी तरीके से मतलब एलोकेट कर दिए गए हैं, सब कुछ हो चुका है, तो यानी यहाँ पे रिकंसिलेशन या एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि यहाँ पे करें तो इंडिपेंडेंट जो ब्रांचेस होती है हैव टू बी रिकंसाइल, उसको आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, ताकि वहां पे कोई चेंजेस आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, उसको देखा जा सके। तो इंडिपेंडेंट जो ब्रांचेस है हैव टू बी रिकंसाइल्ड देयर अकाउंट्स विद दोज ऑफ हेड ऑफिस। किसके साथ रिकंसाइल करना है, हेड ऑफिस के साथ। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच को अपने अकाउंट हेड ऑफिस के साथ क्या करने पड़ जाते हैं, रिकंसाइल करने पड़ जाते हैं, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे करके, एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, जो किसके लिए हो सकती है, इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ऐसा गुड्स जो अभी रास्ते में, या ऐसा कैश जो अभी रास्ते में पहुंचा नहीं है, यहां से तो भेज दिया गया बट वहां भी नहीं पहुंचा है, तो उसे कहता है गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन, अगर कैश भेजा तो कैश इन ट्रांजिट वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो इसके थ्रू एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसको रिकंसाइल किया जाता है। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मान लो हेड ऑफिस कह रहा है कि मैंने तेरे को 2 लाख के माल दिए, वो अगला कह रहा है मेरे को तो सिर्फ 1.5 लाख का माल पहुंचा, इसका मतलब 50,000 का माल का है ट्रांजिट में, है ना। तो गुड्स में गड़बड़ी, इसका स्टॉक कुछ बोल रहा है, उसका स्टॉक कुछ बोल रहा है ना, तो ये बात बोल रहा है। आगे लिंकेज की बात करें तो डिपार्टमेंट्स आर अटैच्ड विद द मेन ऑर्गेनाइजेशन। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड होते हैं इन अ सिंगल रूफ, एक ही छत के नीचे सारे अटैच्ड होते हैं, ये बोला गया यहाँ पे। बात समझ आ गया। ये नीचे के जो तीन डिफरेंस है, ये अकाउंटिंग बेस से हटा के मैंने डिपार्टमेंट ब्रांच बेस डाले, आप इनको लिख सकते हो, आप इनको भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे डिफरेंस है। तो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो सिंगल रूफ के नीचे ही हो गया, और ये किसके साथ जुड़े होते हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जो कि ब्रांच होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन, भाई कोई दिल्ली में, कोई कहीं है, कोई कहीं, तो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उससे थोड़ा सेपरेट होते हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करें टाइप्स, तो यहाँ पे ऐसा कोई टाइप्स की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में, बट ब्रांच को कैटेगराइज यानी 2 पार्ट्स में मतलब इसको तोड़ा गया है, एक डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच, और भी हम पढ़ते हैं, फिर इनलैंड पढ़ते हैं, इनलैंड ब्रांच मतलब जो हमारे यहीं की है, फिर बाहर फॉरेन ब्रांच, ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में तोड़ा गया है, ठीक है ना। देन रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, फास्ट ह्यूमन लाइफ्स के कारण बनाने पड़ते हैं। आजकल का जो जमाना है, ऐसा नहीं कि आज काम करना स्टार्ट कर दिया 3 दिन बाद बन के एक शर्ट बन रही है, ऐसे नहीं, ऐसा अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, वो डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, ताकि जो काम हो ना बहुत तेजी से हो। तो फास्ट ह्यूमन लाइफ के कारण ना डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, काम को तेजी से करने के लिए। उसके अलावा ब्रांचेस आर द आउटकम। ब्रांचेस क्यों खोली जाती, नई नई जगह पे ब्रांच क्यों खोल रहे हैं भाई, टफ कंपटीशन, आजकल कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ भी गया और काफी टफ हो गया है, इसलिए ब्रांचेस खोलनी पड़ रही है। नंबर 2, ये हो सकता है कि आपको एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को भाई, अगर एक्सपेंड करना चाहते हो किसको, बिजनेस को, तो ब्रांच खोलना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको 10, आपको आई थिंक 4 3 3 हाँ 10 हो गए, ये मैंने आपको करा दिए। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले, ठीक है, और कमेंट करें कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने एंड कर देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं फिर किसी और नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।